हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबका एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि 2025 में मेरा सिलेक्शन 2 नंबर से रह गया था एएलपी सीबीटी 2 के फाइनल में। और मेरा जोन जो था वो बिलासपुर जोन था। और बिलासपुर जोन में आप जान रहे हैं कि कट ऑफ जो गया था वो 73 के आसपास गया था एक जोन में, और एक में शायद 78 से 80 के आसपास में कट ऑफ था। तो इस जोन में मेरा 2 नंबर से रह गया था, और जिस कारण से मैं इस बार जब मैंने एलपी अप्लाई किया तो काफ़ी ज़ोर शोर से लगा हुआ हूँ ताकि सिलेक्शन हो जाए। और चूँकि मैं कुछ बच्चों को ऑफ़लाइन भी कोचिंग देता हूँ, तो इस कारण से बहुत कम टाइम मिल पाता है कि मैं ऑनलाइन हो सकूँ, जैसा मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आप सबों को बता दिया है। लेकिन फिर भी ऐसे में जब एग्ज़ाम के समय में इस बार सीबीटी 2 में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 28 जुलाई का डेट ऑलरेडी दे दिया जा चुका है कि 28 जुलाई को एग्ज़ाम ले लिया जाना है। तो ऐसे में मेरी कोशिश है कि कुछ वैसा टॉपिक्स जो ट्रेड में ख़ास करके वैसे स्टूडेंट जिनका इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है थोड़ा-सा वीक है, या जिनको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं, मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। तो ये बहुत अच्छा होगा, और अगर आप कमेंट में हमें लिख कर बताते हैं तो मैं थ्योरी भी प्रॉपर बता सकता हूँ बोर्ड पे। और अभी कुछ ज़्यादा ना करते हुए मैं, क्योंकि समय कम है, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया हूँ, और मेरे पास ये यूथ कंपटीशन का बुक है जो जिसमें बहुत सारा वेरियस एग्ज़ाम जैसे डीएमआरसी हो गया, एसएससी जेई हो गया, या फिर एएलपी सीबीटी 2 में जो ट्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर जो वेरियस टेक्नीशियन एग्ज़ाम हुए हैं अलग अलग आईटीआई लेवल पे या उनके बेस पे, उनसे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो इस किताब में दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे खास करके डीएमआरसी से ज़्यादा रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। और सेम क्वेश्चन एएलपी सीबीटी 2 के ट्रेड वाले क्वेश्चन में भी पूछता है। तो अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो बहुत सारा टॉपिक दोनों का जो होता है, ये दोनों ट्रेड में कॉमन पढ़ना होता है, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी और एसी हो, ठीक है, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक सिद्धांत होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको भी कॉमन दोनों में पढ़ना होता है। तो अगर आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से बिलोंग कर रहे हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से बिलोंग करते हो, तो दोनों के लिए ये जो टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी, ये भी है, यह इम्पोर्टेंट है। और मैं बता दूं कि इसमें आपको 1 से लेकर के 2 या 3 क्वेश्चन तक मैक्सिमम देखने को मिल सकते हैं एएलपी सीबीटी 2 के ट्रेड वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं भी देता हूं एग्ज़ाम और हमें पता है, मैं जेईई का भी एग्ज़ाम देता हूं, तो हमें पता है इस चैप्टर का कितना इम्पोर्टेंस है। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में थ्योरी तो नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवा रहा हूं। इसमें हमसे जितना भी हो सकता है कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से मैं जितना भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकूं तो मैं करूंगा। और अच्छा है कि आप अपना कॉपी कलम ले करके बैठे, ताकि जो भी कुछ नया थ्योरी डिस्कस हो, नया सा हम फार्मूला बता सके, या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊं तो उसे आप कॉपी में उतार सके। क्योंकि टाइम कम है, तो उस टाइम पे अगर आप अपने कॉपी को खोलते हैं रिवीजन के लिए तो काफ़ी आपको हेल्प होगा, अदरवाइज़ आप भूल जाइएगा। तो बहुत ज़्यादा समय को ना बर्बाद करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। और इस टॉपिक का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, एसी, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको पता लग जाता है तो बहुत सारा टॉपिक ऐसे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो आपको समझने में बड़ी ही आसानी होगी। तो आप काफ़ी ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है कि ये लिखा गया है कि 100 ओम के एक प्रतिरोध 200 माइक्रोफैराड के एक संधारित्र और एक प्रतिवर्ती प्रेरक से मिलकर बना एक श्रेणी आरएलसी परिपथ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। अनुनाद पर प्रेरक का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है दोस्तों, अभी अभी तक आप 10th क्लास में या आईएससी में देखे होंगे, खास करके 10th क्लास में, कि खास करके हम लोग अब अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं तो वहाँ पे केवल हम क्या लेते हैं, प्रतिरोध को लेते हैं और उसे एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये प्रतिरोध क्या करता है, इससे करंट जाएगा, और प्रतिरोध ये क्या करता है, प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट है। क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट है। और ये मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, ये डीसी बैटरी है। कौन सी बैटरी है, डीसी बैटरी। प्लस और माइनस पोलरिटी हम यहाँ पे दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही हम एसी में इंटर करते हैं, कहाँ पे इंटर करते हैं, एसी सर्किट में, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में इंटर करते हैं, तो वहाँ पे इसी प्रतिरोध के जैसा 2 और प्रतिरोध देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम
वहाँ पे हम 3 सर्किट एलिमेंट को लेकर के चलते हैं। इस रेसिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? सर्किट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सर्किट एलिमेंट, परिपथ का एलिमेंट बोलते हैं। तो जब भी कभी हम एसी से डील करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट से डील करते हैं, तो एक ही तार में हम इस तरह का कुछ दिखाते हैं। आप देखें, ये कोई तार है, ये रेसिस्टेंस हो जाता है, आप ये देखिए इंडक्टेंस हो गया है, इंडक्टर जिसको बोलते हैं, और ये कैपेसिटेंस, कैपेसिटर जिसको बोलते हैं, और ये इस तरह से जुड़ा हुआ होता है वोल्टेज सोर्स से। किससे जुड़ा हुआ होता है? एसी वोल्टेज सोर्स से। आप देख रहे थे डीसी में कि केवल ये आर था, रेसिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पे एसी के केस में 2 और तरह के रेसिस्टेंस आ जाते हैं, प्रतिरोध आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं, एक को एक्सएल और एक को बोलते हैं एक्ससी। बेसिकली इस एक्सएल को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और एक्ससी को बोलते हैं, सॉरी, एक्सएल को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इस एक्ससी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये कैपेसिटर है दोस्तों। कैपेसिटर क्या करता है कि ये वोल्टेज में चेंज का अपोज करता है, मतलब सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट बने देने रहना चाहता है। उसी तरह से ये जो इंडक्टर है, इसका काम होता है धारा को कांस्टेंट बनाए रखना, धारा को नियत बनाए रखना। ये धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। जहाँ भी किसी भी सर्किट में अगर धारा में फ्लक्चुएसन होता है, धारा कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? इंडक्टर का यूज़ करते हैं। तो ये भी एक सर्किट एलिमेंट है। इंडक्टर और कैपेसिटर भी एक क्या है? सर्किट एलिमेंट है, परिपथ का क्या है? एलिमेंट है। और ये दोनों भी क्या करते हैं? अपना अपना प्रतिरोध अप्लाई करते हैं विद्युत धारा पे। क्या करते हैं? प्रतिरोध अप्लाई करते हैं। तो इंडक्टर के प्रतिरोध को एक्सएल हम लिखते हैं और कैपेसिटर के प्रतिरोध को हम एक्ससी लिखते हैं। आगे हम ये बता दें कि जहाँ पे आर बराबर होता है वी बटा आई, ठीक है, वी बटा आई, तो उसी तरह से एक्सएल जो इंडक्टर का प्रतिरोध होता है उसको हम लिखते हैं वी बाई वी बाई आई एक्सी। क्या लिखते हैं हम? आई एक्सी। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से अगर हम एक्सी को लिखना चाहें, ठीक है, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस को, तो ये हम वी बाई आई सी लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? हम आई सी लिखेंगे। और उल्टा अगर हम क्या करना चाहें, आई एक्सएल लिखना चाहें यहाँ पे इंडक्टर के केस में, तो वी बाई एक्स एल हमको लिखना पड़ेगा। खैर, तो देखिए, एक कंडीशन होता है किसी भी सर्किट में, ये देखिए एक सर्किट है, इसको बोलते हैं आरएलसी सर्किट। क्या बोलते हैं हम? आरएलसी सर्किट बोलते हैं। प्रतिरोध लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है, आरएलसी सर्किट बोलते हैं। तो कभी भी अगर हम धारा दे रहे हैं सर्किट में, तो हम नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास प्रतिरोध आए, कम से कम प्रतिरोध हो। तो इस आर को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस एल और सी को हम कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम कम कर सकते हैं। तो सर्किट में एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, उसको हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अनुनाद की स्थिति। क्या लिखा हुआ है? अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की कंडीशन में हमेशा एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सएल और एक्सी बराबर होता है, मतलब एट रेजोनेंस या अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है। तो मैं ये भी बता दूं कि एक्सएल का जो फॉर्मूला होता है, मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टर जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल। क्या होता है? 2 पाई एल एफ एल। और एक्सी का जो फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी होता है। ठीक है, जहाँ पे एल देखिए ये इंडक्टेंस होता है, इंडक्टर का इंडक्टेंस, ठीक है, और प्रेरकत्व जिसको बोलते हैं, और ये सी जो होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, क्षमता जिसको बोलते हैं हम। पाई आप समझ रहे हैं 2 नियतांक है, और एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी, एसी कितने फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज है, कितने पे चल रही है, वही फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी होता है। तो जब भी रेजोनेंस का कंडीशन होता है, अनुनाद, आप इस टर्म को पकड़ें, जहाँ भी अनुनाद आपको मिल जाए, एसी क्वेश्चन से रिलेटेड, जितना भी क्वेश्चन हो एसी से रिलेटेड, अनुनाद आपको मिल जाए तो समझ जाइएगा कि आप उस समय अनुनाद में हम एक्सएल बराबर क्या करते हैं? एक्सी करते हैं। क्या करते हैं? एक्सी। एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है। और देखिए, जब भी आरएलसी सीरीज सर्किट होता है, इसको क्या बोलते हैं? आरएलसी सीरीज सर्किट। रेसिस्टेंस भी होगा, कैपेसिटेंस भी होगा और इंडक्टर भी होगा। तो वहाँ पे हमेशा जो
प्रतिरोध होता है उसको हम आर नहीं लिख करके जेड लिखते हैं, क्योंकि केवल प्रतिरोध के कारण प्रतिरोध नहीं आया है, वहाँ पे एक्सएल भी है और एक्सी भी है। और ये जेड जो होता है ये बराबर होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है प्रतिबाधा, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा या कुल रेसिस्टेंस, कुल प्रतिरोध। और जब भी कंडीशन होता है अनुनाद का तो उस कंडीशन में एक्सएल बराबर हो जाता है एक्सी, और दोनों बराबर हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो सर्किट में केवल आर बच जाएगा, क्या बच जाएगा, आर। इस तरह से हम जो प्रतिबाधा है उसको हम कम कर दिए, रेसिस्टेंस ही केवल रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जब अनुनाद की स्थिति सर्किट में आती है तो प्रेरक का मान क्या होगा। प्रेरक मतलब इंडक्टर में एल जो होता है, ठीक है, उसको इंडक्टेंस बोलते हैं और हिंदी में प्रेरकत्व या प्रेरक, तो उसका मान क्या होगा। तो हम जानते हैं अभी जैसा हम बताएं कि अनुनाद की कंडीशन में हम लिखते हैं एक्सएल बराबर एक्सी, मतलब दोनों का, इंडक्टर का प्रतिरोध और कैपेसिटर का प्रतिरोध बराबर हो जाता है। इंडक्टर का प्रतिरोध का फॉर्मूला 2πfL और ये एक्सी का 1/2πfc। ठीक है, अगर आप मान रखिएगा इधर 2π इधर fl हो गया, क्या हो गया, fl हो गया और ये fc हो गया। हमें fl निकालना है, क्या निकालना है, fl निकालना है। ठीक है, l निकालना है, इसमें हमें क्या निकालना है, l निकालना है, एक l निकालना है हमें। तो l अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे l इसी तरह रह जाएगा और 2πf नीचे जाएगा, क्या जाएगा, 2πf नीचे जाएगा। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा L इज़ इक्वल टू 1/4 स्क्वायर एफ स्क्वायर सी बन जाएगा। और आप जान रहे हैं कि यहाँ पे एफ कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज है। एफ कितना है देखिए आप, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। और सी कितना दिया हुआ है, सी 200 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, 200 माइक्रोफैराड। इसको अगर आप फैराड में चेंज करेंगे तो माइक्रो के कारण 10⁻⁶ आएगा, क्या आएगा, 10⁻⁶। तो ये हो जाएगा 200 गुने 10⁻⁶। ठीक है, फैराडे। और इन सब का अगर आप वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर जो आएगा वो कुछ 50.6 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 50.6 के आसपास आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही 50.6 है। ठीक है, 50.6 मिली हेनरी, तो हम टिक कर देंगे 50.6 मिली हेनरी। कुछ नहीं करना है कि कहीं भी अनुनाद का जैसे ही केस दिखे तो आप एक्सएल बराबर एक्सी कर दें। एक्सएल बराबर होता है 2πf/L और एक्सी बराबर होता है 1/2πfc। ठीक है, बाकी इधर उधर आप वैल्यू रख करके देख लीजिए, निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोध और एक संधारित्र एक एसी आपूर्ति के टर्मिनलों के बीच समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। उस समय प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा आपूर्ति धारा के खाली स्थान होगी। ऑप्शन ए है विपरीत कला में, बी है पश्चगामी, सी है समानकला और डी है अग्रगामी। देखिए, कहना ये चाह रहा है कि कोई सर्किट जैसे मेरे पास है तो उस सर्किट में बस केवल रेसिस्टेंस नहीं है, केवल प्रतिरोध नहीं है, साथ में इसके पैरेलल में एक लगा दिया गया है, क्या, कैपेसिटर लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है, कैपेसिटर। और इधर वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि प्रतिरोध से जो धारा प्रवाहित होगा, ठीक है, वो मुख्य धारा से उसका रिलेशन क्या होगा। देखिए, अगर कैपेसिटर नहीं होता तो सीधा बस एक करंट किस में जाता, प्रतिरोध में जाता, किस में जाता, प्रतिरोध में जाता। लेकिन कैपेसिटर आ जाने के साथ ही कैपेसिटर आ जाने के कारण कैपेसिटर का भी अपना एक प्रतिरोध होगा, जिसको हम अभी कुछ देर पहले एक्सी बोले थे। ठीक है, और ये रेसिस्टेंस का अपना प्रतिरोध आ रहे हैं, तो इन दोनों में करंट जाएगा। इसको हम जो कैपेसिटर में करंट जाएगा उसको हम बोलेंगे IC, और जो प्रतिरोध में करंट जाएगा उसको हम बोलेंगे IR। तो ये सभी फेजर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, फेजर क्वांटिटी है। इसको हम फेज में दिखाते हैं। कभी भी रेसिस्टेंस के साथ में, प्रतिरोध के साथ में इंडक्टर आ जाए या कैपेसिटर आ जाए तो वहाँ पे दो तरह के करंट आते हैं। कितने तरह के, दो तरह के। एक रेसिस्टेंस में बहने वाला करंट अलग आ जाता है और कैपेसिटर में बहने वाला करंट अलग आ जाता है। और ये भी है, आप इस बात को ऐसे भी समझें कि जो कैपेसिटर में करंट होता है वो लीड करता है। क्या होता है, लीड करता है। ठीक है, किससे, जो रेसिस्टेंस में करंट आ रहा है। देखिए हम इसको इस तरह से दिखाएंगे। जब डायग्राम हम बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनता है, ये कुछ इस तरह से बनता है। आप देखें
कि ये जो है एक्स एक्सिस पे जो देखा जा रहा है, ये जो रेसिस्टेंस में प्रतिरोध में करंट जा रहा है वो है IR, ठीक है। और इससे ठीक 90 डिग्री पे क्या होगा, लीड करेगा जो कैपेसिटर में करंट जाएगा, ये हम IC लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, IC। कभी भी कैपेसिटिव सर्किट होगा दोस्तों, तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कैपेसिटिव सर्किट में जो कैपेसिटिव करंट होता है वो रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज होता है उससे लीड करता है। क्या करता है, लीड, मतलब आप ये समझिए कि 90 डिग्री आगे होता है। क्या होता है, 90 डिग्री आगे होता है। ये अगर रेसिस्टेंस में जा रहा है करंट और रेसिस्टेंस में वोल्टेज जा रहा है, तो रेसिस्टेंस वाले वोल्टेज से जो करंट होता है कैपेसिटर में वो 90 डिग्री आगे चलता है। क्या चलता है, 90 डिग्री आगे चलता है। काफ़ी मैं ये फेज लीडिंग क्या होता है, फेज लैगिंग क्या होता है, कभी डिटेल से मैं बता दूंगा बोर्ड पे, बोर्ड की हेल्प से। यहाँ पे संभव नहीं है, आप बस ये समझिए कि हम जिसको भी रेफरेंस लेना होगा उसको हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे। यहाँ पे हम कभी भी कैपेसिटिव सर्किट हो, इंडक्टिव सर्किट हो, ठीक है, वहाँ पे रेसिस्टेंस होगा ही होगा और उस रेसिस्टेंस को हम रेफरेंस लेंगे। उस रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और जो करंट जा रहा है उसको हम रेफरेंस लेते हैं। और बाकी कैपेसिटर वाले करंट को या फिर इंडक्टर वाले करंट को हम क्या करते हैं, 90 डिग्री से आगे या पीछे करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो रेसिस्टेंस में करंट और वोल्टेज जा रहा है, इससे 90 डिग्री क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में IC है, ठीक है, कैपेसिटिव करंट है। तो इस तरह से इसका डायग्राम होता है और ये फिर से मैं बना दे रहा हूँ। ये देखिए IR हो जाएगा और ये IC हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम एज ए वेक्टर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, एज ए वेक्टर। एक IC है और एक IR है, 90 डिग्री पे है। ये बीच में कुछ बीच में आएगा क्या, I, जो सप्लाई वाला करंट है। क्या है, सप्लाई वाला करंट। इन दोनों करंट का वेक्टर सम होता है कौन, सप्लाई वाला करंट। और इस जो बीच वाला जो करंट है इसको हम लिख सकते हैं √अंडर IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर, ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए आप कहा जा रहा है कि एक प्रतिरोध और एक संधारित्र एक AC आपूर्ति के टर्मिनलों के बीच समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। उस समय प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा आपूर्ति धारा यही है जो मैंने बीच में बनाया है, ठीक है। उससे क्या होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा ये है, ये वाला है, ठीक है। ये पीछे है, इससे क्या है, पीछे है, ठीक है। घड़ी के दिशा में है, किधर है, हमको घड़ी के दिशा में आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो पीछे हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा पीछे, तो इसको पश्चिमगामी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको, साइंस की भाषा में पश्चिमगामी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में पश्चिमगामी दिया हुआ है। यही अगर आपको IC के बारे में बोलता कि कैपेसिटर में जो करंट जा रहा है वो मुख्य करंट से कैसे है, उसका स्थिति क्या है, तो मुख्य करंट से लीड कर रहा है। क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। या रेसिस्टेंस में जो करंट जा रहा है उससे भी क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ये 90 डिग्री ऊपर है, क्या है, 90 डिग्री ऊपर है। मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो ही आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं बोर्ड पे आकर के डिटेल में समझा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 वैसे अगर मैं कहूँ तो ये आपके किसी काम का नहीं और ये आएगा भी नहीं, ठीक है। बहुत लंबा क्वेश्चन है, DMRC मेंटेनर में आया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये अगर आप ना भी समझे और ना भी बनाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पे एक लिखा गया RYB फेज। क्या लिखा गया है, RYB फेज। दोस्तों जो भी ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें हम 3 तार देखते हैं। क्या देखते हैं, 3 तार इस तरह का देखते हैं, ठीक है, पोल में जाता है। तो इन्हीं 3 तारों को हम क्या बोलते हैं, RY और B बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RYB। और इनको हम इस तरह से देखते हैं हमेशा। देखिए ये एक तार अगर ये R हो गया है, सॉरी, एक तार देखिए ये R हो गया है, ठीक है। तो इससे ठीक 120 डिग्री आगे जो होता है वो Y होता है। क्या होता है, Y होता है। और ठीक 120 डिग्री फिर इधर कौन होता है, तो B होता है, ठीक है। अगर आप बेसिकली ये देखें तो B से R जो होता है 120 डिग्री आगे है और R से 120 डिग्री आगे कौन है, Y है, ठीक है। 120 डिग्री आगे Y है। तो ये रेफरेंस होता है। क्या होता है, रेफरेंस होता है। और RYB में प्रत्येक के बीच का कोण जो होता है 120 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है, ठीक है।
तो ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा RYB। क्या याद रखना है? RYB। इतना ही पूछेगा आपसे कि ट्रांसमिशन लाइन में जो 3 लाइन होता है उसका सीक्वेंस क्या होता है, तो हमेशा लिखेंगे हम क्या? RYB। इसमें से आर को हम क्या करते हैं, एक तार को आर बोल रहे हैं, दूसरे को वाई बोल रहे हैं और तीसरे को बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो आर होता है, आर का मतलब रीड होता है, ठीक है। इसको हमेशा रेफरेंस लेकर के चलते हैं। क्या लेकर के चलते हैं? रेफरेंस। इससे बी जो है वो क्या 120 डिग्री पीछे रहता है और वाई जो होता है 120 डिग्री आगे रहता है, ठीक है। इसमें यही सीखने लायक है और कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि लंबा क्वेश्चन और ऐसा ALPCVT 2 में आता नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर कभी वैसा समय रहा तो मैं बोर्ड पर ही से भी बताने की कोशिश करूँगा और बता दूँगा, लेकिन ये आपके किसी काम का भी नहीं है। हाँ, जो जेईई का तैयारी करते हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये बोलिए कि बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो आपके लिए नहीं है, तो इसको स्किप करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी लोड के बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है क्योंकि परिपथ में उच्च खाली स्थान होती है। देखिए, कोई भी लोड जो होता है, लोड मीन्स जहाँ पे हम करंट भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं? करंट भेज रहे हैं। बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन में हम देखते हैं कि बड़ा बड़ा तार होता है, हाई वोल्टेज तार होता है, ठीक है। सबका अपना एक करंट और सबका अपना एक इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी होता है, इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जितना भी तार है ट्रांसमिशन लाइन का, जो हम लोग देखते हैं, हाई टेंशन केबल देखते हैं, सब में रेजिस्टिव प्रॉपर्टी भी होता है, मतलब अर्थात उसमें प्रतिरोध भी होता है, और सब में इंडक्टर का भी प्रतिरोध होता है और कैपेसिटर का भी प्रतिरोध होता है। तो जैसे ही अचानक अगर हम करंट इसमें दे रहे हैं, करंट जा रहा है, ठीक है, और जैसे ही करंट इसको हम बंद कर देते हैं, क्या करते हैं? करंट को बंद कर देते हैं, तो देखिए फिर से मैं बता दूं, ये प्रतिरोध है और ये इंडक्टर है। जैसे ही करंट की सप्लाई बंद कर देते हैं तो प्रतिरोध से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना। जो ऊर्जा है, करंट के रूप में जो ऊर्जा आ रही है उसको क्या करना? स्टोर करना, ठीक है। जैसे ही करंट बंद होता है तो इंडक्टर जितना भी ऊर्जा को स्टोर किया है, ठीक है, विद्युत धारा विद्युत ऊर्जा को क्या किया है? स्टोर जमा करके रखा है, वो वापस से क्या करने लग जाता है? उसी दिशा में कुछ देर के लिए करंट को भेजने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? करंट को भेजने लग जाता है, ठीक है। इसका नेचर होता है दोस्तों, चाहे कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, दोनों जैसे ही सप्लाई कम होगा, ऑफ होगा, ठीक है, तो ये अपना जो ऊर्जा है उसी रूप में देने लग जाएगा, ठीक है। तो इसने जो करंट स्टोर करके रखा था वो वापस सर्किट में उसी तरह से देने लग जाता है, और इस कारण से क्या होता है? स्पार्किंग हमको देखने को मिलता है, चिंगारी उत्पन्न होते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। तो किसी भी लोड के बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है क्योंकि परिपथ में उच्च प्रेरकत्व, ठीक है। इसका जो गुण होता है प्रेरकत्व, ये क्या होता है? उच्च होता है, जिसके कारण से क्या होता है? चिंगारी हमें देखने को मिलती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, प्रेरकत्व, ठीक है। ये देखिए PGCIL में पूछा गया है, ठीक है। टेक्नीशियन में 14/11/2018 को पूछा गया, PGCIL टेक्नीशियन में, जो ITI पे आता है। तो अगर आप DMRC का तैयारी कर रहे हैं या PGCIL या किसी भी तरह के टेक्नीशियन एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, और साथ में ALP के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, AC सर्किट का शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है? देखिए क्या लिखा हुआ है? शक्ति गुणांक लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए कि कुछ इस तरह से, देखिए ये y है, ये x है, ठीक है। क्या है? y है और x है। यहाँ पे आप क्लास IEC में देखे होंगे कि tan थीटा अगर निकालना होता था वेक्टर के केस में, तो हमेशा क्या करते थे? y बाई हम x करते थे। क्या करते थे? y बाई x करते थे। कुछ इसी तरह का सिनेरियो यहाँ भी है। आप देख सकते हैं कि कोई भी सर्किट है, इसमें करंट है और इंडक्टर है, ठीक है। तो हमेशा इसका जब डायग्राम बनाते हैं R और XL, तो डायग्राम जब बनाते हैं रेसिस्टेंस वाला, तो हमेशा जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम आधार लेकर के चलते हैं, रेफरेंस जिसको बोलते हैं, ये R होगा, ठीक है। और एक्सेल जो होता है इससे 90 डिग्री आगे होता है। क्या होता है? 90 डिग्री आगे होता है एक्सेल, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आता है कुल प्रतिरोध, जिसको बोलते हैं Z। क्या बोलते हैं? Z, ठीक है। और ये जो होता है दोनों के बीच में, R और Z के बीच में फाई एंगल, थीटा एंगल, क्या होता है? थीटा। इसको फाई भी बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं?
फाई और कॉस फाई बराबर होता है R/Z। ठीक है। तो किसी भी एसी सर्किट में आप ये समझ लें कि जो कॉस फाई होता है, कॉस फाई जो होता है ये रेसिस्टेंस, ठीक है, और जो कुल प्रतिबाधा होता है, ठीक है, जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस साथ में आता है, ठीक है, उसका रेशियो होता है। मतलब प्रतिरोध और जेड, प्रतिबाधा को जेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुल प्रतिरोध को ही जेड बोलते हैं। तो प्रतिरोध और कुल प्रतिरोध का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कॉस फाई बोलते हैं। इसको हिंदी में शक्ति गुणांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक और इंग्लिश में बोलते हैं पावर फैक्टर, क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ एक और कॉन्सेप्ट है इसी में कि किसी भी एसी सर्किट के लिए यहाँ पे एक पावर ट्रायंगल बनता है, क्या बनता है, पावर ट्रायंगल बनता है। तो इस ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है अर्थात समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ पे जो होता है, ये आधार आप देख रहे हैं बेस, यहाँ पे होता है कि यहाँ पे किलोवाट लिखा जाता है, ठीक है। इसको एक्टिव पावर या सक्रिय ऊर्जा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं KVAR या KVAR, ठीक है, KVAR, ठीक है। इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर, क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। और ये जो होता है ये वेक्टर सम होता है दोनों का, ठीक है। मतलब कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है उससे ही आता है। इसको बोलते हैं अपेरेंट पावर, इसको बोलते हैं अपेरेंट पावर। और इसका मात्रक जो होता है वो KVA होता है, ठीक है। क्या होता है, KVA होता है। एक्टिव पावर का मात्रक किलोवाट और रिएक्टिव पावर का किलो वोल्ट रिएक्टिव, ठीक है, KVAR। और इसको बोलते हैं अपेरेंट पावर, क्या बोलते हैं, अपेरेंट पावर, अपेरेंट पावर, ठीक है। एक तरह का ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष या झूठा पावर हो गया, ठीक है। दोनों का वेक्टर सम होता है। तो यहाँ से भी हम देखते हैं ये जो होता है अपेरेंट पावर और जो एक्टिव पावर होता है, दोनों के बीच का जो एंगल होता है फाई, इसी को कॉस फाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉस फाई अर्थात शक्ति गुणांक। और ये जो होता है ये किलोवाट बाई KVA होता है, क्या होता है, किलोवाट बाई KVA। तो ये भी एक फार्मूला है। मतलब आप देखिएगा तो कॉस फाई बराबर जो शक्ति गुणांक होता है ये R/Z भी होता है या फिर किलोवाट बाई KVA, क्या होता है, KVA होता है। ये दोनों भी आई है दोस्तों, आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। LPCB 2 के एग्ज़ाम में तो आना ही आना है कि कॉस फाई क्या होता है, ये भी पूछ देगा, शक्ति गुणांक होता है, ठीक है। उसके बाद कॉस फाई का फार्मूला तो R/Z और कॉस फाई का फार्मूला किलोवाट बाई KVA होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 3 मूल विद्युतीय परिमाण क्या है, ठीक है। किसी भी सर्किट के 3 मूल जो विद्युतीय परिमाण होते हैं, मतलब V इज इक्वल टू IR जो हम लिखते हैं ना, V इज इक्वल टू IR, यही क्या है, 3 मूल विद्युतीय सर्किट के क्या परिमाण बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, परिमाण बोलेंगे, ठीक है। वोल्टेज हो गया, करंट हो गया और रेसिस्टेंस हो गया। तो सही ऑप्शन C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखिए शुद्ध प्रेरण एसी परिपथ के लिए निम्न कथन में से कौन सही है। शुद्ध प्रेरण एसी सर्किट का मतलब कि वैसा सर्किट जिसमें क्या लगा हुआ हो, केवल इंडक्टर लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ है, केवल इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये L, इसमें IL जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्योर एसी परिपथ के लिए, जो एसी परिपथ जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पहले ही हम बताए थे कि जो भी इंडक्टर होता है या कैपेसिटर होता है, ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो जितना भी कोई भी इंडक्टर जितना भी एनर्जी ये लेता है उतना ही क्या कर देता है, बाहर भी भेज देता है। तो कुल मिलाकर के इंडक्टर में जो ऊर्जा का ह्रास होता है वो ज़ीरो होता है, क्या होता है, ज़ीरो होता है। और इसको हम दिखाते हैं इसी से, कॉस फाई से। किससे दिखाते हैं, कॉस फाई से, ठीक है। वास्तव में ये कॉस फाई जो लिखा गया है, कॉस फाई, इसको क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक, शक्ति
गुणांक आप याद रखें, ठीक है। सही से लिखा नहीं जा रहा है दोस्तों स्क्रीन पे, आप मैं बोल दे रहा हूँ, आप याद रखें शक्ति गुणांक। और इस शक्ति गुणांक को बेसिकली ये कॉस फाई या केवल फाई है क्या, तो ये किसी भी सर्किट में भी और आई के बीच में, भी और आई के बीच में कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है। जैसे ये हम बना दें, ये भी है और ये आई है, तो इनके बीच में कितना कोण बन रहा है, यही शक्ति गुणांक है, यही फाई है, ठीक है। जहाँ भी प्योर इंडक्टिव सर्किट आ जाता है, जहाँ प्योर इंडक्टर आ जाता है, वहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच का जो कुल कोण होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? 90 डिग्री। तो शक्ति गुणांक बोलेगा या कितना ऊर्जा क्षय हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वही कॉस फाई। कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस 90। और कॉस 90 का वैल्यू आप जानते हैं 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो किसी भी इंडक्टिव सर्किट में, ठीक है, या कैपेसिटिव सर्किट में जो कॉस फाई शक्ति गुणांक या ऊर्जा ह्रास होता है वो क्या होता है? 0 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू ही क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। परिपथ का सक्रिय विद्युत शक्ति शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। सक्रिय विद्युत शक्ति शून्य हो जाता है, इसमें केवल लिखा है विद्युत शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। शुद्ध धारिता भार 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर संयोजित हुआ है, तब भार का शक्ति गुणांक क्या होगा? देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि ये पूरी तरह से वर्ड पकड़िएगा कि ये शुद्ध धारिता भार लिखा हुआ है। भार मतलब लोड, भार मतलब लोड, जिसको करंट हम दे रहे हैं। तो लोड 3 तरह के होते हैं सर्किट में। जैसे हम फैन चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, ठीक है, तो इन सबको हम लोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम लोड बोलेंगे। तो लोड 3 तरह के होते हैं, या तो फुल्ली रेजिस्टिव होता है, ठीक है, या फिर फुल्ली कैपेसिटिव होता है, या फिर पूरी तरह से इंडक्टिव होता है। लेकिन कोई भी लोड जो होता है दुनिया में प्योर नहीं होता है, मतलब ना तो वो पूरी तरह से कैपेसिटिव होगा, ना पूरी तरह से रिएक्टिव, ना तो पूरी तरह से क्या होगा? रेजिस्टिव ही होगा। तीनों का तीनों गुण होगा। लेकिन इसमें बोल दिया है शुद्ध धारिता भार, मतलब ये प्योर कैपेसिटिव लोड के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? प्योर कैपेसिटिव लोड, ठीक है। तो प्योर कैपेसिटिव लोड में केवल कैपेसिटर हुआ, क्या हुआ? कैपेसिटर वाला ही गुण हम दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ जो रेसिस्टेंस आएगा वो एक्सी आएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा, ठीक है। तो प्योर शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट के केस में अगर हम डायग्राम बनाते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, तो करंट होता है जो लीड करता है, 90 डिग्री से आगे चलता है वोल्टेज से। क्या चलता है? 90 डिग्री आगे चलता है वोल्टेज से। तब इसमें बोल रहा है शक्ति गुणांक, मतलब वही बात आप आ जाइए कॉस फाई। कॉस फाई क्या होगा? तो कॉस फाई बराबर कॉस 90। क्या होगा? कॉस 90, ठीक है। और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो चाहे प्योर कैपेसिटिव सर्किट बोले या फिर प्योर रिएक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट बोले, हमेशा कॉस फाई का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अर्थात शक्ति गुणांक ऊर्जा है उसमें क्या होगा? 0 होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रेरक, जिसको इंडक्टर बोलते हैं, और संधारित्र किसमें अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं देते हैं? अभी कुछ देर पहले हम बोल रहे थे कि जो इंडक्टर होता है जो अपने में से करंट के विरोध का चेंज करता है, ठीक है, करंट में चेंज ये नहीं होने देता है, अर्थात di/dt बराबर 0 होता है, ठीक है। और वही अगर हम बात कर ले कैपेसिटर का, तो ये वोल्टेज में चेंज का विरोध करता है, मतलब समय के साथ में dv/dt बराबर 0, समय के साथ में वोल्टेज के चेंज का विरोध करता है। तो कौन से ऑप्शन में करंट का विरोध और वोल्टेज का विरोध है? ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, क्रमशः विद्युत धारा और वोल्टेज का विरोध करता है। इंडक्टर हमेशा विद्युत धारा के चेंज का विरोध, विद्युत धारा नहीं, सोचिए देखिएगा दोस्तों, विद्युत धारा में नहीं बोल रहा है, विद्युत धारा में चेंज का विरोध करता है, ठीक है। किसका? विद्युत धारा में चेंज का है, उसको हम डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? डी या डेल्टा आई, यही हो गया विद्युत धारा में चेंज। और जो कैपेसिटर है ये वोल्टेज में चेंज का विरोध करता है, ठीक है। वोल्टेज में चेंज का क्या करता है? विरोध करता है, ना कि वोल्टेज में। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि एक विद्युत धारा में चेंज का विरोध करता है और दूसरा वोल्टेज में। विद्युत धारा में कौन चेंज का विरोध करता है? तो इंडक्टर। और वोल्टेज में कौन चेंज का विरोध करता है? तो कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबाधा का मात्रक क्या है, ठीक है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या है?
अभी कुछ देर पहले ही बोले थे कि प्रतिबाधा जो होता है वो क्या होता है, वो एक तरह का रेसिस्टेंस ही होता है, लेकिन उसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होता है और रेसिस्टेंस भी होता है, तीनों मिला करके बनता है फाइनली रेसिस्टेंस ही। इसको भले जेड से लिखा जाता है, लेकिन इसका जो मात्रक होता है वही होता है जो प्रतिरोध का होता है, अर्थात ओम। क्या होता है, ओम। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, सही ऑप्शन सी। ये दोस्तों टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 30 मिनट से बेसी हो गया है। मैं सोचा था कि 30 मिनट में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस 10 क्वेश्चन में ही थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी सीखना होता है और बताना होता है। तो मैंने जितना अपनी तरफ से प्रयास किया कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी साथ में बताते चलूँ। कितना फ़ायदा हुआ है ये आप हमें एक कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और अगर बोर्ड पे बताने की ज़रूरत हो तो वो भी आप कमेंट करें कि आप बोर्ड पे बताएं, तो मैं बोर्ड पे भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और जितना मैं कोशिश करता हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का, आप कॉपी कलम ले करके बैठे और जितना भी मैं थ्योरी बताता हूँ उसे आप लिखते चले, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जाइएगा और इससे क्वेश्चन आएगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा कि हाँ सर, क्वेश्चन बिल्कुल आपने जो बताया था वो आया है, ठीक है। बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि स्क्रीन जो है मोबाइल का वो छोटा है। ये इसे डिस्कस करने के लिए हमें बोर्ड पे आना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जो जो डीप में थ्योरी है, गहराई में, उसे मैं सिखा दूँ, और वो मैं कर भी रहा हूँ। आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही देख कर के चले जाते हैं और दिमाग में अपना रखते हैं, तो इसी से कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।